हेलो एवरीवन, आई एम पवन सिंह। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज ए प्रपोजिशन, व्हाट इज ए नॉट ए प्रपोजिशन, लायर पैराडॉक्स क्या है। हमने ये भी समझा था कि लायर पैराडॉक्स एक ओपन डिस्कशन है। पिछले कई सेंचुरीज से लॉजिशियन और मैथमेटिशियन के बीच में एक डिबेट चलती आ रही है और ये अभी भी ऑनगोइंग है। सभी का पैराडॉक्स को लेके अपना अपना पर्सपेक्टिव है, तो अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका नेट यूजीसी कंप्यूटर साइंस दिसंबर 2080 पेपर 2 में आया हुआ है। ओके, जो नॉलेज हमने प्रीवियस वीडियो में गेन की है प्रीवियस लेक्चर में, उसके बेसिस पर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि गेट एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम स्टैंडर्ड के जो इक्विवेलेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस तरीके का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रपोजिशन या व्हाट इज़ द प्रपोजिशन। इनफैक्ट गेट एग्ज़ाम में आपको ऑलरेडी एक प्रपोजिशन दी जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर इस प्रपोजिशन एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस प्रपोजिशन का यूज करके अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि इन मैथमेटिकल लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट। यहाँ पे दिया है कि इन मैथमेटिकल लॉजिक में निम्न में से कौन से स्टेटमेंट्स है। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर प्रपोजिशन वर्ड नहीं दिया है, बट अगर आपको प्रपोजिशन की डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो आपको पता है तो फिर आप यहाँ पर आसानी से जान सकेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट्स का मतलब प्रपोजिशन ही होता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा प्रपोजिशन है और कौन नहीं है। नीचे दिया है ये चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हमें ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। ये कोड बना के दिया है ना, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, ये कोड बना के दिया है। इसमें से हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि जो ऑप्शन गलत होते हैं उनको हम पहले फाइंड करके और फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर विल बी स्नो इन जनवरी। जनवरी में स्नो होगी, स्नोफॉल होगा। तो ठीक है, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम दूसरा देखते हैं व्हाट इज़ द टाइम नाउ। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि WH फैमिली के जितने भी स्टेटमेंट होंगे तो वो प्रपोजिशन नहीं होते, तो यहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ओके, इसके बाद थर्ड है टुडे इज संडे, तो इसको अभी हम थोड़ा होल्ड रखेंगे। ओके, हम नेक्स्ट वाला देखेंगे यू मस्ट स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना मस्ट है। तो इसमें आपको कमांड दी जा रही है। मैंने आपको बताया था कि कमांड और रिक्वेस्ट वाले जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो प्रपोजिशन नहीं होते, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। ओके, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ये सेकंड और फोर्थ के बेसिस पर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। जहाँ जहाँ सेकंड और फोर्थ है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर सेकंड है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर दिया। बाकी का ये सेकंड है तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ इसमें नहीं है, ये तो हो गया। ये वाला फोर्थ है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यानी हमारा आंसर क्या निकला, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड जो है वो प्रपोजिशन है। अब टुडे इज संडे जो स्टेटमेंट है ये ऑथर टू ऑथर डिपेंड करता है कि ऑथर ने क्या एज्यूम करके इसको प्रपोजिशन माना है या नहीं माना है। ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं। मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में कि इस तरीके के स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं
और ये जो सॉल्व कर रहा है इसको, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसने क्या एज्यूम करके इसको प्रपोजिशन माना है या नहीं माना है। फिक्स टाइम, डेट और प्लेस पर ये डिपेंड होता है। ओके, सो जिस एग्जामिनर ने इसको सेट किया इस क्वेश्चन को, तो उसने इस वाले स्टेटमेंट को प्रपोजिशन माना है, क्योंकि यहाँ पे ये एज ए प्रपोजिशन करेक्ट आंसर दिया है। तो टुडे संडे यहाँ पर प्रपोजिशन होगा। ओके ओके, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले टॉपिक देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। ओके, सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, व्हाट इज द लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर को हम लॉजिकल कनेक्टिव्स भी बोलते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स, या इसको सेंटेंशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। सेंटेंशनल ऑपरेटर। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर को समझने से पहले हम एक चीज़ को समझेंगे कि जो हमारी बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ, ओके, इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। ओके, जैसे ऑपरेटर, और हर ऑपरेटर का एक बेसिक नेम होता है, बेसिक नेम या जनरल नेम कह सकते हो, और एक फॉर्मल नेम होता है, फॉर्मल नेम। ओके, फर्स्ट ऑपरेटर हमारा होता है ये, सेकंड ये हो गया, थर्ड वन इज दिस, एंड फोर्थ वन इज दिस। इस ऑपरेटर का बेसिक नेम है डिवाइड। डिवाइड, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, इसको हम बोलते हैं ऐड, सॉरी इसका बेसिक नेम है प्लस, ऐड भी बोलते हैं, प्लस, और इसको हम बोलते हैं माइनस। तो ये तो इनके बेसिक नेम हो गए इन ऑपरेटर के। अब फॉर्मल नेम क्या होगा? तो डिवाइड को हम कहते हैं डिवीजन। डिवीजन, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ओके, इसको बोलते हैं एडिशन। इसको बोलते हैं हम सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये जो ऑपरेटर है डिवाइड का, इसको हम रिप्रेजेंट करने का एक और सिंबल होता है, इसको हम इस तरीके से भी करते हैं रिप्रेजेंट। और मल्टीप्लाई को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से भी करते हैं, ये स्टार या रेस्ट्रिक्ट जो भी बोला इस तरीके। तो ये मैथ, बेसिक मैथ में जो कैलकुलेशन हम करते हैं या अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, तो उसके लिए ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, उनके ये बेसिक नेम हो गए, ये फॉर्मल नेम। इन अ सेम वे लॉजिक में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑपरेटर और एक होते हैं सेकेंडरी लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी ऑपरेटर क्या है। प्राइमरी और दूसरे हमारे सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी ऑपरेटर हम देखते हैं, ऑपरेटर बेसिक नेम और फिर फॉर्मल।
एक ऑपरेटर ये हो गया, फिर ये प्राइमरी ऑपरेटर हो गया। अच्छा, ये प्राइमरी ऑपरेटर ये जो है इसको हम बोलते हैं नॉट, इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं और। ओके, अब ये जो है नॉट, इसका फॉर्मल नेम है निगेशन, निगेशन। इसका फॉर्मल नेम है कंजक्शन, कंजक्शन। एंड फोर्थ वन का है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन। ओके, तो ये जो ऑपरेटर है इसको हम रिप्रेजेंट करने का एक और सिंबल होता है ये टिल्ड, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर बार का यूज कर सकते हैं आप, या फिर कॉम्प्लीमेंट इसको भी यूज करते हैं। ओके, तो ये ऑपरेटर हो गया नॉट, इसको बेसिक नेम इसका नॉट है, फॉर्मल नेम नेगेशन, और इसका बेसिक नेम एंड है, और फॉर्मल कंजक्शन इसका और है, इसका डिसजंक्शन। ठीक है, अब सेकेंडरी ऑपरेटर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ओके, तो सेकेंडरी ऑपरेटर में सबसे पहले हमारा होगा ये, इसके बाद ओके, इस ऑपरेटर का बेसिक नेम है इफ, देन इसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इसको बोलते हैं एक्सॉर, इसको हम बोलते हैं नेंड, इसको बोलते हैं नॉर। इसके फॉर्मल नेम क्या है? फॉर्मल नेम इसको आप इम्प्लीकेशन बोल दो, इम्प्लीकेशन, या फिर इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, ये जो है इसको हम बोलेंगे बाई इम्प्लीकेशन, बाई इम्प्लीकेशन, या फिर बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल ऑपरेटर। एक्सॉर को हम बोलते हैं, फॉर्मल नेम एक्सॉर का है एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और। नेंड को नेंड ही कहते हैं और कोई। ओके, तो ये ऑपरेटर हो गए और ये इनके बेसिक नेम, और ये फॉर्मल नेम। जैसे ये है, इसको हम बेसिक नेम इसका इफ देन है, फॉर्मल नेम है इम्प्लीकेशन या कंडीशनल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का नेम, बेसिक नेम जो है इफ एंड ओनली इफ, या फिर फॉर्मल नेम बाई इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं एक्सॉर, बेसिक नेम, जनरल नेम, और फॉर्मल नेम जो है इसका एक्सक्लूसिव और है। इसका है नेंड, और इसका फॉर्मल नेम भी नेंड है, और इसको नॉर बोलते हैं। तो आपने देखा कि बेसिक मैथ में जिस तरीके से ऑपरेटर दिए हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, इन सेम वे लॉजिक में ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है तो फिर ये हमारे पास ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल कनेक्टर। ये प्राइमरी ऑपरेटर हो गए, ये सेकेंडरी ऑपरेटर हो गए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रपोजिशनल वेरिएबल। व्हाट इज द प्रपोजिशनल वेरिएबल? प्रपोजिशनल वेरिएबल। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द प्रपोजिशनल वेरिएबल। ओके, तो इसकी पहले डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि प्रपोजिशनल वेरिएबल इज
represent that used to represent simple proposition. Conventional letter used for propositional variable are lowercase letter like p, q, r, s, etc. ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है प्रपोजिशनल वेरिएबल की, कि प्रपोजिशनल वेरिएबल जो है उसको हम एक इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, इंग्लिश प्रपोजिशनल वेरिएबल क्या है? इंग्लिश लेटर है जिससे कि हम एक सिंगल प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, द कन्वेंशनल लेटर यूज्ड फॉर प्रपोजिशनल वेरिएबल आर लोअर केस लेटर लाइक पी, क्यू, आर, एस. कन्वेंशनल लेटर प्रपोजिशनल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए द कन्वेंशनल लेटर यूज्ड फॉर प्रपोजिशनल वेरिएबल. ओके, द प्रपोजिशनल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कन्वेंशनल लेटर्स का यूज करते हैं जो कि लोअर केस लेटर हैं, जैसे पी, क्यू, आर, एस, डॉट डॉट. ओके, अब कन्वेंशनल लेटर का मतलब क्या है? कन्वेंशनल लेटर का मतलब आप ये समझिए कि जब भी हम प्रपोजिशन सिंगल प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम प्रपोजिशनल वेरिएबल के लिए स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, स्मॉल एस ऐसे हम यूज करेंगे. यह कन्वेंशन का मतलब होता है कोई ज़रूरी, जैसे पासवर्ड में होता है ना केस सेंसिटिव, कि आपको फॉलो करना ही करना है, तो ऐसा कोई ज़रूरी है. बट वही है कि आप अगर कन्वेंशनल रूल को फॉलो करेंगे ना तो वो आपकी रीडेबिलिटी को बढ़ाता है. आप लिखोगे हर बुक में आपको प्रपोजिशनल वेरिएबल के लिए यही यूज किए हुए मिलेंगे लेटर. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है तो उसमें जब हम कोई आर्टिकल लिखा होता है उसकी जो हेडिंग होती है तो हेडिंग के जितने भी लेटर होते हैं वो कैपिटल होते हैं. तो वही कन्वेंशनल रूल है कि हेडिंग जब भी हम लिखेंगे तो जितने भी लेटर हैं वो कैपिटल रहेंगे. बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्मॉल लिख दोगे तो वो मतलब इनवैलिड हो जाएगा या कुछ तरीके से. बट वही है कि रीडेबिलिटी उससे बढ़ती है कि आप देख कर ही पहचान लो अच्छा ये हेडिंग है. उसी तरीके से आप जब स्मॉल पी, क्यू, आर, एस ऐसे लिखे हैं तो आप डायरेक्ट पहचान लोगे कि प्रपोजिशनल वेरिएबल. तो एक कन्वेंशनल लेटर बना ली, हर जगह हम इन्हीं को यूज करेंगे प्रपोजिशनल वेरिएबल. ओके, अब एक पॉइंट यहाँ पर आप लिखिए इसमें कि each variable can take one of two, true or false. ईच वेरिएबल मतलब प्रत्येक वेरिएबल जो है वो ट्रू और फॉल्स दोनों में से किसी एक को लेगा. दैट्स मीन इसका मतलब है कि इट कांट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम. इसका मतलब ये है कि यह एक साथ मल्टीपल वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता एट ए टाइम. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई प्रपोजिशन है आपकी, एक सिंगल प्रपोजिशन हम ले लेते हैं कि जैसे अस्मित इज कंप्यूटर साइंस मेजर. ओके, अस्मित जो है वो कंप्यूटर साइंस फील्ड से है, तो ये सिंगल प्रपोजिशन है. ओके, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? प्रपोजिशनल वेरिएबल से. तो हम क्यू ले लेते हैं, स्मॉल क्यू. ये प्रपोजिशनल वेरिएबल हो गया. ओके, अब जो प्रपोजिशनल वेरिएबल है ये एट ए टाइम एक ही वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू को लेगा. जैसे क्यू है प्रपोजिशनल वेरिएबल, तो ये ट्रू होल्ड करेगा या फिर ट्रुथ वैल्यू फॉल्स लेगा.
ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल वैल्यू ये होल्ड करे। ओके, ये जी। अच्छा, ट्रुथ वैल्यू क्या है, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू। हेलो, ओके। तो अब हम देखेंगे ट्रुथ वैल्यू। व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू, ओके। तो ट्रुथ वैल्यू को आप ऐसे समझिए, जैसे बेसिक मैथ में हमारे पास इंटीजर नंबर होते हैं। इंटीजर्स के लिए जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल लिया x, तो अब ये जितनी भी इंटीजर की रेंज है उन सभी को होल्ड करेगा। जैसे -2, x की वैल्यू -2 हो सकती है, या फिर आप इसको 0 दे दो, या फिर 1 दे दो, या फिर आप 2 दे दो, या फिर -5 दे दो। तो जितनी भी इंटीजर्स की रेंज है वो इस सबको होल्ड करेगी। बट प्रपोजिशन जो है वो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो जो प्रपोजिशन वेरिएबल है, मान लीजिए प्यू एक प्रपोजिशन वेरिएबल है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू होगी, ओके, या फिर फॉल्स होगी। क्योंकि प्रपोजिशन की दो ही वैल्यू होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, इंटीजर्स में कई सारी रेंज है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जीरो होता है। तो आप बट प्रपोजिशन की दो ही वैल्यू है, तो प्रपोजिशन वेरिएबल जो है वो इन दो ही ट्रुथ वैल्यू को होल्ड करेगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब जैसे सपोज इस तरीके से लिखा है एस इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब होगा द ट्रुथ वैल्यू ऑफ एस इज ट्रू। जो एस की ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू है। ओके, अगर इस तरीके से लिखा है एस इक्वल फॉल्स, स्मॉल एस, ओके, एस इक्वल फॉल्स, तो फिर इसका मतलब होगा द ट्रुथ वैल्यू ऑफ एस इज फॉल्स। ओके, अच्छा, ट्रू जो है, ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, या फिर आप 1 से रिप्रेजेंट करो। और जो हमारे पास फॉल्स है, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, या फिर कहीं कहीं इस तरीके का सिंबल भी मिलेगा आपको, ओके, और या फिर 0। एक्चुअली बुलियन अलजेब्रा में हम इसको ट्रू को 1 से और फॉल्स को 0 से, और लॉजिक में हम इसको ट्रू और फॉल्स या इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। ओके, अच्छा, एक पॉइंट और है कि अगर इस तरीके से हम बोलते हैं कि नॉट ट्रू, तो इसका मतलब होगा फॉल्स। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, या फिर कहीं दिया जाए नॉट फॉल्स, तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रू। आई होप ट्रुथ वैल्यू क्या होती है आपको पता चल गया होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एटॉमिक प्रोपोजिशन। जो प्रोपोजिशन है वो दो टाइप्स की होती है, एक तो एटॉमिक प्रोपोजिशन, दूसरी कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक प्रोपोजिशन को। व्हाट इज द एटॉमिक प्रोपोजिशन। एटॉमिक प्रोपोजिशन, ओके, इसकी डेफिनेशन होगी
एटॉमिक प्रपोजिशन एक प्रपोजिशन है जिसकी ट्रुथ वैल्यू किसी दूसरे प्रपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब है दैट्स मीन एटॉमिक प्रपोजिशन इज by itself true or false, by itself true or false। जो एटॉमिक प्रोपोजिशन है वो खुद से ही ट्रू और फॉल्स होगी। ओके, वी कांट डिटरमाइन इट्स ट्रुथ वैल्यू, इट्स ट्रुथ वैल्यू यूजिंग other proposition। ओके, सो एटॉमिक प्रोपोजिशन एक प्रोपोजिशन है जिसकी ट्रुथ वैल्यू किसी दूसरे प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है कि एटॉमिक प्रोपोजिशन खुद से ही ट्रू और फॉल्स होती है। हम उसकी ट्रुथ वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब किसी दूसरे प्रपोजिशन को यूज करके। दैट्स मीन कि एटॉमिक प्रोपोजिशन हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रपोजिशन ली ग्रास इज ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन, तो ये एक एटॉमिक प्रोपोजिशन है। इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो ये खुद पे डिपेंड है किसी और दूसरी प्रपोजिशन में, मतलब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर इसके हम पार्ट करेंगे, जैसे ग्रास ले लिया, ग्रीन ले लिया, तो ये प्रपोजिशन नहीं होंगे। ओके, तो एटॉमिक प्रपोजिशन को हम प्रपोजिशन वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पी। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लीजिए, एटॉमिक प्रपोजिशन is represented by propositional variable। ओके, एटॉमिक प्रोपोजिशन को हम प्रोपोजिशनल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड प्रोपोजिशनल वेरिएबल is represent to atomic proposition। का मतलब ये एटॉमिक प्रोपोजिशन जो है वो प्रोपोजिशन एटॉमिक प्रोपोजिशन को हम प्रोपोजिशनल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोपोजिशन वेरिएबल जो है वो एटॉमिक प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एटॉमिक प्रपोजिशन is equivalent to propositional variable। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कंपाउंड प्रपोजिशन। व्हाट इज ए कंपाउंड प्रपोजिशन? ओके, हेलो। ओके, तो अब हम देखेंगे व्हाट इज ए कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन, 1 minute। ओके, कंपाउंड प्रपोजिशन। तो a new proposition are formed from the existing proposition using logical operator। ओके,
सो कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशन एक न्यू प्रपोजिशन होती है जो कि फॉर्म होती है एग्जिस्टिंग प्रपोजिशन से। अगर एग्जिस्टिंग कोई प्रपोजिशन है उसके साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो उससे जो फॉर्म होके न्यू प्रपोजिशन बनेगी उसको हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेटमेंट ले लो इंग्लिश का, 2 इज ऑड नंबर एंड 3 इज इवन नंबर। ओके, यहाँ देखिए ये प्रपोजिशन है, एक ये प्रपोजिशन है, इसको हमने लॉजिकल ऑपरेटर से कनेक्ट किया है एंड से। ओके, तो ये हमारी एक कंपाउंड प्रपोजिशन होगी। ओके, सपोज दैट हमारे पास कोई एक पहली सी प्रपोजिशन है क्यू, ठीक है, तो ये तो प्रपोजिशन वेरिएबल हो गई, एटॉमिक प्रपोजिशन हो गई। अगर इसके साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर नेगेशन का यूज करते हैं तो फिर ये हमारी कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास P और Q दो प्रपोजिशंस हैं तो P एंड Q कंपाउंड प्रपोजिशन हो जाएगी। ओके, इसी तरीके P और Q, इसी तरीके P इम्प्लाइज Q, P बाई इम्प्लीकेशन Q, P एक्सोर Q, P नैंड Q, P नॉट Q। ओके, तो हमारे पास कोई अगर प्रपोजिशन एटॉमिक प्रपोजिशन है और उसके साथ अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करें तो जो न्यू प्रपोजिशन फॉर्म होगी उसे हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहेंगे। ओके, अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने की ये है कि जो कंपाउंड प्रपोजिशन है जैसे P एंड Q है तो इसको रिप्रेजेंट हम प्रपोजिशनल वेरिएबल से नहीं कर सकते। इसको हम अल्फा इज नॉट ए प्रपोजिशनल वेरिएबल। ओके, दिस इज नॉट ए प्रपोजिशनल वेरिएबल, ये प्रपोजिशनल वेरिएबल नहीं है, इज नॉट अ प्रपोजिशनल वेरिएबल, क्योंकि प्रपोजिशनल वेरिएबल से हम एटॉमिक प्रपोजिशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये कंपाउंड प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा अल्फा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कंपाउंड प्रपोजिशन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्रपोजिशनल फॉर्मूला। प्रपोजिशनल फॉर्मूला या फिर इसको बोलते हैं प्रपोजिशनल फॉर्म या फिर प्रपोजिशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, एक्सप्रेशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं वेल फॉर्म्ड फॉर्म ठीक, इस तरीके से वेल फॉर्म फॉर्म। ओके, तो प्रपोजिशनल फॉर्मूला की डेफिनेशन है एवरी एटॉमिक प्रपोजिशन या प्रपोजिशनल वेरिएबल एवरी एटॉमिक प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल वेरिएबल और प्रपोजिशनल फॉर्मूला इसके बाद ट्रू कॉन्स्टेंटली ट्रू और फॉल्स और प्रपोजिशनल फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट है इफ अल्फा कॉमा बीटा और प्रपोजिशनल फॉर्मूला
then alpha is a propositional formula, beta is a propositional formula, and sorry, ये तो atomic proposition है बताइए. If alpha beta are propositional formula, then negation alpha is a propositional formula, negation beta is a propositional formula, और alpha and beta is a propositional formula, alpha और beta is a propositional formula. क्या alpha implication beta is a propositional formula, alpha by implication beta is a propositional formula, and alpha XOR beta, alpha NAND और अल्फा नॉर बीटा. ओके, तो प्रपोजिशनल फार्मूला की डेफिनेशन होगी एवरी एटॉमिक प्रपोजिशन या फिर प्रपोजिशनल वेरिएबल और प्रपोजिशनल फार्मूला. जितने भी एटॉमिक प्रपोजिशन होगी वो सब भी प्रपोजिशनल फार्मूला होंगे. ट्रू फॉल्स आर प्रपोजिशनल फार्मूला. ओके, जो कांस्टेंट है ट्रू और फॉल्स वो प्रपोजिशनल फार्मूला होंगे. इफ अल्फा बीटा आर प्रपोजिशनल फार्मूला, अगर अल्फा और बीटा प्रपोजिशनल फार्मूला है देन उनके साथ लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके जितने भी एक्सप्रेशन बनेंगे वो सभी के सभी प्रपोजिशनल फार्मूला होंगे. ओके, अब इसके लिए एक पॉइंट लिखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में. 1 मिनट. हेलो. ओके, तो प्रपोजिशनल फार्मूला में एक पॉइंट ये लिखेंगे आप कि एवरी propositional variable is a propositional formula. But every propositional formula is not a propositional variable. ओके, मतलब जितने भी प्रपोजिशनल वेरिएबल है या एटॉमिक प्रपोजिशन है वो प्रपोजिशनल फार्मूला होंगे. बट एवरी प्रपोजिशनल फार्मूला या एटॉमिक प्रपोजिशन इज नॉट ए प्रपोजिशनल. every propositional variable is a propositional formula, but every propositional formula is not a propositional variable. ओके, क्योंकि कोई एक्सप्रेशन है तो वो भी प्रपोजिशनल फार्मूला होगा बट वो एटॉमिक प्रपोजिशन तो नहीं हो सकता. ठीक है. ओके, अब एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर. जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया कि लेट P be a propositional, let P be a propositional variable, then P will be necessarily, यानी कि P एक जो है वो प्रपोजिशनल वेरिएबल है तो P नेसेसरली क्या क्या होगा. ओके, ये हमें बताना है. ऑप्शन ए दिया है टोटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्राडिक्शन, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है कंटिजेंसी. ओके, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टोटोलॉजी क्या होता है. जैसे कोई एक्सप्रेशन है तो उसके लिए हम उसकी ट्रुथ वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ट्रुथ टेबल को बनाते हैं. तो जो ट्रुथ टेबल है उसके जितने भी उस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल हैं उनके कॉम्बिनेशन से आपके जितने भी वो क्या बोलते हैं जितनी भी रो बनेंगी ना उस एक्सप्रेशन के लिए तो उन सभी में ट्रू आना चाहिए. तो उसको हम
फिर वो टोटोलॉजी कहलाएगी। अगर ट्रुथ टेबल में जो एंट्रीज हैं उस एक्सप्रेशन के लिए अगर वहाँ पे कहीं पर सभी में फॉल्स हैं तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ठीक है। ऑल ट्रू है तो टोटोलॉजी, ऑल फॉल्स हैं एंट्रीज तो कॉन्ट्राडिक्शन, और सम ट्रू सम फॉल्स हैं तो कंटिजेंसी, सम ट्रू सम फॉल्स, ठीक है। तो ये कंटिजेंसी, ये अभी आप इसको समझ लीजिए, बाकी का आगे मैं इसको सभी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा कि टोटोलॉजी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कंटिजेंसी क्या है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया ताकि आप समझ सको इन टर्म्स को, इनका मतलब क्या है। ओके, तो अब आप देखिए कि अब प्रपोजिशनल वेरिएबल दिया है हमारे पास, तो हम इसकी अगर ट्रुथ वैल्यू फाइंड करने की टेबल ड्रॉ करें तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। एक सिंगल प्रपोजिशनल वेरिएबल है। तो यहाँ से अब हमने वही कहा कि जो जितनी भी एंट्रीज है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, रो है टेबल में, सॉरी, तो उसमें या तो ट्रू हो तो फिर टोटोलॉजी, अगर ऑल फॉल्स हो तो कॉन्ट्राडिक्शन, सम ट्रू सम फॉल्स, तो ये वाली कंडीशन 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, कंटिजेंसी, ये ओके, ये होगा, ठीक। अब एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देना कि लेट अल्फा बी अ propositional formula, then alpha will be necessarily ओके, अगर अल्फा एक प्रपोजिशनल फार्मूला है तो फिर अल्फा नेसेसरली क्या होगा, ऑप्शन ए टोटोलॉजी, ऑप्शन बी कॉन्ट्राडिक्शन, और ऑप्शन सी है कंटिजेंसी, ओके, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी, राइट। तो अभी ये क्या है कि अल्फा एक प्रपोजिशनल फार्मूला है, तो अब ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी, इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि अल्फा जो है प्रपोजिशनल वेरिएबल नहीं है। हम ट्रू फॉल्स वैल्यू प्रपोजिशनल वैल्यू को दे सकते हैं, बट अल्फा जो है वो प्रपोजिशनल फार्मूला है, तो हमें नहीं पता कि ये क्या प्रपोजिशनल वेरिएबल होल्ड किए है अल्फा ने, मतलब अल्फा जो है वो इस तरीके से अल्फा के पास पी एंड क्यू है या ओनली पी है, या फिर क्या है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे ट्रू और फॉल्स करके वैल्यू नहीं दे सकते, ये रॉन्ग मेथड है, ओके। इसको हम अल्फा प्रपोजिशनल फार्मूला है, इसको हम डायरेक्ट प्रपोजिशनल वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट जो ट्रू फॉल्स वैल्यू है वो हम प्रपोजिशनल वेरिएबल को देते हैं, बट हमारे पास यहाँ अल्फा है और हमें नहीं पता है कि अल्फा के पास अल्फा जो है वो क्या वेरिएबल को होल्ड किया है, तो यहाँ पर हम ट्रू फॉल्स इस तरीके से नहीं दे पाएंगे। तो इस केस में हम बता ही नहीं पाएंगे कि ये ना तो टोटोलॉजी होगा, ना कॉन्ट्राडिक्शन, ना कंटिजेंसी, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ओके। तो एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर क्या बोलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है लेट पी बी ए प्रपोजिशनल वेरिएबल, अगर सेम वे में अगर हम प्रपोजिशनल वेरिएबल की जगह प्रपोजिशनल फार्मूला कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो अब देखिए वहाँ पे हमने इसीलिए यूज़ किया था कि प्रपोजिशनल वेरिएबल जो है वो उसके लिए हम कन्वेंशनल लेटर को यूज करेंगे, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम स्मॉल लेटर पी क्यू आर एस को किसी और के लिए यूज नहीं कर सकते, बट कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने वो कन्वेंशन बना रखा है। अगर हम ये लिख देते हैं कि लेट पी बी ए प्रपोजिशनल फार्मूला, तो फिर पी जो है वो हमारा एक प्रपोजिशनल फार्मूला बन जाएगा, जो स्मॉल पी है ये प्रपोजिशनल फार्मूला बन जाएगा अगर यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में, तो फिर हम इसको प्रपोजिशनल वेरिएबल नहीं कहिए, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कि हमने वहाँ पर बोला कि जितने भी लेटर हैं स्मॉल पी क्यू आर एस उसको हम प्रपोजिशनल वेरिएबल ट्रीट करेंगे, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि पी
वी है प्रपोजिशनल फार्मूला, तो वहाँ पर उसका मतलब पी हो गया या क्यू ले लो आप, स्मॉल कोई भी स्मॉल लेटर ले लो, तो फिर वहाँ पर उसका मतलब प्रपोजिशनल वेरिएबल ना होकर प्रपोजिशनल फार्मूला हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम इसको ट्रू फॉल्स करके ऐसे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि अगर हमारे पास प्रपोजिशनल फार्मूला है कोई, जैसे मान लीजिए प्रपोजिशनल फार्मूला अल्फा है, तो इसको हम कंपाउंड प्रपोजिशन ही मानेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रपोजिशनल फार्मूला इज इक्विवेलेंट टू कंपाउंड प्रपोजिशन। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर कई बच्चों को ये डाउट आएगा कि प्रपोजिशनल फार्मूला जैसे मान लीजिए अल्फ़ा दिया है और हमें नहीं पता है कि उसने कौन सा वेरिएबल होल्ड किया। सपोज दैट अल्फ़ा है, अल्फ़ा ने सिंगल वेरिएबल ले रखा है। ओके, तो इस केस में पी है और हमने कंपाउंड प्रपोजिशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि प्रपोजिशनल वेरिएबल के साथ अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर का किसी का यूज करते हैं तब वो कंपाउंड प्रपोजिशन बनेगा। बट जो कंपाउंड प्रपोजिशन की डेफिनेशन दी गई है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो मोस्टली अच्छे क्वेश्चंस और उनमें यूज हुई है, तो वो कंपाउंड प्रपोजिशन ना यूज करके प्रपोजिशनल फार्मूला वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रपोजिशनल फार्मूला और कंपाउंड प्रपोजिशन दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। बाकी का जब हम टोटोलॉजी, कंटिजेंसी, कंट्राडिक्शन ये सब हम पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद मैं प्रपोजिशनल फार्मूला पे दोबारा से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि प्रपोजिशनल फार्मूला इज इक्विवेलेंट टू कंपाउंड प्रपोजिशन। बाकी का मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप कोई प्रपोजिशनल फार्मूला मान लीजिए एफ दिया है, एफ इज ए प्रपोजिशनल फार्मूला, तो इसको आप ट्रू फॉल्स वैल्यू तो नहीं दे सकते हो, तो क्योंकि इसकी जो वेरिएबल होंगे उस पर डिपेंड करेगा, वो तो हमें पता नहीं। तो इस टाइम पर हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे कंपाउंड प्रपोजिशन में होता है कि हम उसको भी वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें भी प्रपोजिशन वेरिएबल पर डिपेंड करता है उसके एक्सप्रेशन। जो कंपाउंड प्रपोजिशन का एक्सप्रेशन है वो किन प्रपोजिशन को, कितने प्रपोजिशन क्या है उनको होल्ड किए, तो उस बेसिस पे हम उसको करते हैं। इन सेम वे प्रपोजिशनल फार्मूला, तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम प्रपोजिशनल फार्मूला और कंपाउंड प्रपोजिशन को इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। बाकी का मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। उसके लिए जब डिटेल में टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, कंटिजेंसी ये सब चीज़ें पढ़ेंगे ना, फिर हम वो क्वेश्चन को आपको कराएंगे जो कि एक्चुअली गेट एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर करें ताकि इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। कोई डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी का मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं अपलोड करूँ उसे। और अगर आप मेरी कोई फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में UPI ID दी हुई है, आप जो अमाउंट चाहें वो डोनेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।